नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद डॉक्टर चौहान सर के साथ में। मेरा नाम है डॉक्टर महेश चौहान और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सी-टेट जो हमारा दिसंबर 2022 में होना है, उसका सब्जेक्ट सोशल स्टडी का अपना जो चैप्टर है मैप एंड मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। आज एनसीईआरटी का हम ये मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ और मैप वाला चैप्टर करेंगे। सबसे पहले हम मैप के बारे में जान लेते हैं, मैप है क्या चीज। मैप की अगर हम बात करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैप की बात करें तो मैप्स जो होते हैं, मैप होते हैं कई तरह के। मैप्स होंगे कई तरह के होते हैं जो हमें डिफरेंट वे की जानकारी देते हैं, हमें अलग अलग चीजें बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें जानना है, आपने देखा होगा आप अधिकतर कभी गूगल वगैरह करते हैं या फिर अपना मैप लगा लेते हैं, कहीं आपको एक जगह दूसरी जगह जाना है। फॉर एग्जांपल किसी को सोनीपत जाना है और उसे सोनीपत का रास्ता पता ही नहीं कि सोनीपत कैसे जाए, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, हम लोग जनरली हम अपनी गाड़ी में बैठते हैं, मैप लगाते हैं और अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और चल देते हैं और वो मैप के अकॉर्डिंग हम पहुंच जाते हैं। तो ऐसे कुछ मैप्स हैं जो कि हमें डिफरेंट वे की जानकारी देते हैं, डिफरेंट चीज़ों की जानकारी देते हैं। अगर हम मैप की टाइप की बात करें तो देयर आर 3 टाइप ऑफ मैप। मैप 3 तरह के होते हैं और कौन कौन से मैप हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल मैप, सेकंड दिस पॉलिटिकल, थर्ड थेमेटिकल मैप। फिजिकल मैप की बात करें तो फिजिकल मैप कौन से होते हैं? फिजिकल मैप को भौतिक मानचित्र, हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं भौतिक मानचित्र। अब ये भौतिक मानचित्र कौन से होते हैं? फिजिकल मैप यानी भौतिक मानचित्र ऐसे मानचित्र होते हैं जो कि नेचुरल जो आकृतियां होती है, जो प्राकृतिक आकृतियां होती हैं, जैसे हमारे माउंटेन हो गए, प्लेट्यू हो गए, रिवर्स है या प्लेन एरिया है, उनको प्रेजेंट करने वाले सिंबल्स को हम उसे कहते हैं फिजिकल मैप या भौतिक मानचित्र। यानी कि पठारों को, नदियों को, पर्वतों को दर्शाने वाले मानचित्र को हम भौतिक मानचित्र या फिर फिजिकल मैप बोलते हैं, राइट। अगला है हमारा पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप को हम राजनीति मानचित्र भी बोलते हैं, राजनीति मानचित्र, पॉलिटिकल मैप। अब राजनीति मानचित्र में क्या होता है पॉलिटिकल मैप में? इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में नहीं बताते हैं, बल्कि पॉलिटिकल मैप जो होते हैं किसी कंट्री को, किसी कंट्री की बाउंड्रीज को, किसी स्टेट को या स्टेट की बाउंड्री को, विलेज को, टाउन को, सिटी को प्रेजेंट करने वाली जो मैप्स होते हैं उन्हें हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं। जैसे पाकिस्तान और इंडिया दोनों अलग अलग देश हैं, तो दोनों को जिस मैप में दिखाया जाता है वो मैप पॉलिटिकल मैप कहलाता है। या इंडिया की बात करें, इंडिया में जो स्टेट है, जैसे दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, चंडीगढ़, इन सभी स्टेटों को अलग अलग दिखाया गया और इनकी बाउंड्रीज बनाई गई कि भाई ये स्टेट यहाँ से शुरू है, दिल्ली का एरिया इतना है, पंजाब का इतना है, चंडीगढ़ का इतना है। वो सब प्रेजेंट करने वाले मैप्स को हम बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। समझ में आ रहा होगा आई होप आपको। तीसरा है हमारा थीमेटिकल मैप। थीमेटिकल मैप को हम बोलते हैं, इसे थीमेटिकली में हिंदी में भी थीमेटिकल मैप बोल सकते हैं। ये जो है कुछ स्पेसिफिक जानकारी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात करें तो थीमेटिकल मैप ऐसे मैप होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक जानकारी प्रोवाइड करते हैं। स्पेसिफिक जानकारी की बात करें जैसे कि फॉरेस्ट मैप, इंडस्ट्री मैप, रेनी मैप, रेनी मतलब वर्षा मानचित्र को बताते हैं, या फिर रोड मैप जो कि सड़क मानचित्र होते हैं। तो सड़क मानचित्र हो गए, वर्षा मानचित्र या फिर वन, इंडस्ट्री, उद्योग वगैरह को प्रेजेंट करने वाले जो उनको प्रेजेंट करते हैं, बताते हैं इनके बारे में, वो सब हमारे क्या कहलाते हैं? थीमेटिकल मैप कहलाते हैं। अब हमने तीनों टाइप के मैप की बात कर ली। अब मैप के साथ साथ कुछ हमारे ऐसे भी आते हैं, मैप का हम पढ़ रहे हैं तो हमने कुछ सिंबल्स के बारे में जाना कि सिंबल्स भी होते हैं। अब सिंबल्स कई तरह के हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें ब्लू, आपको पता है कि हमारी अर्थ पे चारों तरफ पानी पानी है, इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं हमारी अर्थ को। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो वाटर की बात करें तो हमें जब भी वाटर को प्रेजेंट करना होता है तो कौन सा कलर दिखाते हैं? ब्लू। ऐसे ही माउंटेन, अगर हम पर्वतों की बात करें, पहाड़ों की बात करें माउंटेन की, तो अब क्या होता है, उनको हम ब्राउन कलर में प्रेजेंट करते हैं क्योंकि पहाड़ हमेशा हम ब्राउन दिखाते हैं, ब्राउन कलर है। देन हम बात करें प्लेटियों की यानी पठारों की, तो पठारों को हम येलो कलर में दिखाते हैं। वहीं बात करें फील्ड एरिया या प्लेन एरिया की, मैदानी इलाकों की बात करें तो हम उनको ग्रीन, क्योंकि हमें पता है मैदान जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं। बच्चे ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग में भी आपने देखा होगा मैदान को क्या करते हैं? ग्रीन कर देते हैं। तो उन्हें भी पता है कि यार हाँ ग्रीन कलर जो मैदानों के लिए है।
जब वो बच्चे पर्वतों का या फिर पहाड़ों का कोई चित्र बनाते हैं तो उसमें ब्राउन कलर कर देते हैं, तो उनको पता है कि ब्राउन कलर पर्वतों के लिए होता है। तो कुछ ये जो सिंबल्स हैं हम इनको मान लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक और सिंबल है, जब हम कहीं जाते हैं तो हमें कहीं दिखाई देता है पीएस। पीएस का मतलब होता है पुलिस स्टेशन। और ऐसे हम बात करें पीटीओ, पीटीओ मतलब पोस्ट टेलीग्राफिंग ऑफिस। पीटीओ हमें दिख जाता है तो बोलते हैं पोस्ट टेलीग्राफिंग ऑफिस। या कहीं पर अगर हम बात करें इस तरीके का अगर हमें सिंबल मिल गया तो हमें पता है कि आगे कहीं ना कहीं चर्च है। तो ये जो सब सिंबल्स जो होते हैं इन्हें ये मैप में कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, प्रेजेंट बताते हैं कि भाई आगे क्या चीज है क्या नहीं है। कभी आप हाईवे पे चलते हो तो हाईवे पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जैसे सिंबल्स लगे होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई आगे रेस्टोरेंट है या हॉस्पिटल्स है। हॉस्पिटल्स की बात करें तो कहीं आपको ऐसा सिंबल दिखता होगा तो जो कि प्रेजेंट करता है कि हाँ भाई आगे हॉस्पिटल है। या पीएस लिखा होगा तो पुलिस स्टेशन दिखाई देता होगा आपको। या फिर कहीं आपको रेलवे की पटरियां वगैरह दिखाई दे जाती होगी ऐसे, मतलब इस तरीके से अगर हम करें तो वो आपको इस तरीके से कुछ ऐसा दिखता होगा तो प्रेजेंट होता है कि हाँ भाई आगे रेल की पटरियां या फाटक वगैरह आगे। तो ये सब सिंबल्स कहलाते हैं हमारे, जो कि एक मैप का हिस्सा है। आई होप आपको मैप वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। सीबीएसई में जो क्वेश्चंस पूछता है, अगर सीटेट की बात करें तो सीटेट में सिंपल फंडा एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बताइए कि जो वर्षा मैप है यानी कि रेनी मैप है वो किस तरह का मैप है। तो अब जाहिर सी बात है रेनी मैप के बारे में बोल रहा है, वर्षा मैप के बारे में बोल रहा है, तो वो क्या हो गया एक तरीके से आपका एक स्पेसिफिक जानकारी दे रहा है। तो स्पेसिफिक जानकारी देने वाला कौन सा मैप होता है? थीमेटिकल मैप होता है। या आपसे पूछता है कि भाई फॉरेस्ट मैप या इंडस्ट्री मैप को कौन सा मैप प्रेजेंट करता है। अगर फॉरेस्ट को जानना हो या इंडस्ट्री के बारे में जानकारी लेनी हो तो कौन सा मैप हमें इस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा, तो वो कौन सा प्रोवाइड करेगा? स्पेसिफिक जानकारी। तो स्पेसिफिक वाली जब भी बात आएगी तो स्पेसिफिक किसके साथ जाएगा? थीमेटिक के साथ में। और अगर आपसे बोलता है कि इंडिया और पाकिस्तान को दिखाने वाला या इंडिया अफगानिस्तान को दिखाने वाला या हमारे जो कॉन्टिनेंट हैं जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, इन सबको प्रेजेंट करने वाले मैप कौन से मैप होते हैं? तो ये सारे मैप जो है हमारे पॉलिटिकल मैप में आते हैं, ठीक है। जब किसी स्टेट को, कंट्री को, टाउन को, विलेज को, उनकी बाउंड्रीज को अगर दिखाया जाए तो पॉलिटिकल मैप में आता है। वहीं फिजिकल मैप की बात करें, अगर आपसे पूछता भाई रिवर्स को, माउंटेन्स को, प्लेट्यू को, प्लेन एरिया को प्रेजेंट करने वाले मैप को क्या बोलते हैं, तो वो हमारा फिजिकल मैप में आता है। आगे बात समझ में, तो ये फिजिकल मैप है हमारा। 3 तरह के मैप हो गए। सिंबल्स की बात करें, सिंबल्स पूछ सकता है सीबीएसई सीटेट के एग्जाम में पूछा है कि बताइए कि जो ब्राउन कलर है वो किस सिंबल्स को प्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, तो सिंपल माउंटेन। येलो कलर पूछता है तो वो प्लेट्यू के लिए। तो इस मैप वाले क्वेश्चन अगर आपके बनते हैं ऐसे सोशल स्टडी के अंदर क्वेश्चन तो इतने बनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अब हमें अर्थ के बारे में जानना है इसमें, तो इसको हम जान लेते हैं फिर इसको रब करते हैं। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ की बात करें तो इसे हम 4 पार्ट में बांट लेते हैं। जैसे बात करते पहले लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर। सेकेंड है हमारा हाइड्रोस्फेयर। थर्ड है एटमॉस्फेयर। और एक आता हमारा बायोस्फीयर, ठीक है। अगर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ की बात करें तो हम इसे 4 पार्ट में बांट लेते हैं। हमारा आता है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। चलिए अब हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्या है ये हमारा। सबसे पहले हम बात करें लिथोस्फीयर की, तो इसको हिंदी में जो बोलते हैं वो भूमंडल बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं भूमंडल। भूमंडल की बात करें, पृथ्वी जो हार्ड सरफेस एरिया जिस पर हम लोग रह रहे हैं उसे हम बोलते हैं भूमंडल यानी कि लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर के अंदर अगर बात करें तो बहुत सारी चीजें हमारी, जैसे कि हमारा जो कॉन्टिनेंट है जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप वगैरह ये सब आ जाते हैं। माउंटेन आ जाते हैं, प्लेन एरिया आ जाता है, प्लेट्यूज आ जाते हैं, ये सब लिथोस्फीयर के अंदर में आता है। अगला हमारा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर को हम वायुमंडल कहते हैं।
सॉरी हाइड्रोस्फीयर को हम जलमंडल के रूप में जानते हैं। हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल। और जलमंडल की बात करें तो अर्थ आपको पता है ब्लू प्लैनेट है, तो यहाँ पे चारों तरफ पानी पानी है। तो इसमें हम पानी की बात करें तो पानी में क्या है कि जरूरी नहीं कि ये ओशियन वाटर, समुद्र का वाटर, समुद्र का ही, महासागर का ही पानी होगा। इसमें हर तरह का पानी की बात होती है। जैसे अगर बात करें कि ग्लेशियर्स हैं, लेक हैं, रिवर्स है, अंडरग्राउंड वाटर है, ओशियंस हैं, ये सभी जो है वो वाटर का हिस्सा है। तो ये सारे जो वाटर है वो कुल मिलाकर इसमें हाइड्रोस्फीयर बनते हैं। अगला आता है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को हम कहते हैं वायुमंडल। वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल जो है ये गैसों से मिलकर बना है। और इस गैसों की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य आर्गन वगैरह टोटल मिला करके सारी गैसेस होती हैं जो कि हमें एक हेल्थी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में बात करें तो हमारा वायुमंडल आ जाता है। बायोस्फीयर की बात करें तो बायोस्फीयर को हम हिंदी में बोलते हैं जीव मंडल। इसको जीव मंडल बोलते हैं। अब जीव मंडल में क्या आता है बायोस्फीयर की बात करें तो थोड़ा रबड़ नहीं बताना, बाकी इसको एक्सप्लेन करके कल करेंगे। जीव मंडल के अंदर क्या है कि हमारा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड ऑल लिविंग थिंग्स यानी सभी जीवित वस्तुएं वो सभी क्या है बायोस्फीयर का हिस्सा मानी जाती है। आई होप आपको ये चारों अच्छे से समझ में आए होंगे। अब इसको इंडिविजुअली हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो पहले हम लिथोस्फीयर की बात कर लेते हैं। हमारा ये वाला पार्ट लिथोस्फीयर, भूमंडल। भूमंडल की बात करें तो पृथ्वी का बहुत हार्ड सरफेस अपना एरिया, जिसमें हमारा प्लेट्यू, माउंटेन और अपना जो पूरा जो कॉन्टिनेंट वगैरह वो सब इसमें आते हैं। इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट की हाइट पूछ सकता है। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट पूछे तो वो होगी 8,848 किलोमीटर। वो भी लिथोस्फीयर में आएगा क्योंकि समुद्र तल से लेकर के अगर इसकी हाइट की बात करें तो ये शिखर जो है माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा शिखर है। समुद्र तल से इसकी हाइट जो होती है वो 8,848 किलोमीटर मानी जाती है। और अगर बात करें गहराई की तो सबसे गहरा जो है महासागरों में वो है आपका प्रशांत महासागर, पैसिफिक महासागर में मरियाना डेच बोलते हैं। और मरीना डेच की जो गहराई है वो 11,022 मीटर है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है 8,848 किलोमीटर। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट। और विश्व का सबसे गहरा डेच यानी कि गहराई में जो समुद्र में वो क्या है आपका प्रशांत, पैसिफिक ओशियंस में, प्रशांत महासागर में हमारा मरीना डेच है, जिसकी गहराई है 11,022 किलोमीटर। अब बात करते हैं महासागरों की, तो महाद्वीपों की बात कर रहे हैं। महाद्वीपों में अगर हम बात करें तो हमारे 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। और 7 महाद्वीपों में हमारे कौन कौन से महाद्वीप आता है? पहला है हमारा एशिया, देन यूरोप, उसके बाद आता है हमारा अफ्रीका, उसके बाद हमारा है नॉर्थ अमेरिका। आगे बढ़ा जाता हूं साथ साथ, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, देन अंटार्कटिका। कॉन्टिनेंट की बात करें तो हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं और इन 7 कॉन्टिनेंट में हमारे स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं। पहला एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। एक वर्ल्ड मैप दिखाता हूं आपको। ये वर्ल्ड मैप आपको दिखाई दे रहा होगा। इस वर्ल्ड मैप की बात करें तो इसमें हमारा ये वाला जो पार्ट है पूरा इधर का, ये पूरा हमारा एशिया वाला हिस्सा है। ये वाला ये रहा पूरा एशिया, ये यूरोप है, ठीक है। ये हमारा अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका। 7 कॉन्टिनेंट हमारे हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। और इसमें ठीक है, और एक है हमारा अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका की बात करें तो ये हमारा लास्ट में नीचे जाता है, जो कि पूरा बर्फ से ढका हुआ है। साउथर्न हेमिस्फीयर में आएंगे हमारा अंटार्कटिका, ठीक है। ये सारों साथ के साथ हमारे क्या है, महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट हैं। एक एक करके इनको समझ लेते हैं हम।
सबसे पहले बात करते हैं एशिया की। एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर हम बात करें पूरे क्षेत्रफल की तो इसका 1/3 एरिया जो है पूरे मतलब पूरे विश्व में इसका 1/3 एरिया फैला हुआ है। ये महाद्वीप जो है नॉर्थन हेमिस्फीयर में। अब इसको बनाना पड़ेगा। अर्थ बना लिया हमने 0 डिग्री। अब इसको हम एक वर्बली ऐसे कर लेते हैं ताकि आसानी समझ में आ जाए। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो क्या बोल रहा है, सबसे पहले बात हो रही है हमारी एशिया की। तो एशिया की बात करें तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल पे, कुल टोटल क्षेत्रफल पे 1/3% यानी 1/3 हिस्सा इसका ये पूरा घेरता है। और ये महाद्वीप जो है पूर्वी गोलार्ध यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। ये वाला हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि ये वाला ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इसमें ये एशिया महाद्वीप है हमारा। और इसमें क्या है, यहाँ से जो है कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, हमने एक और बना लेते हैं लोग ताकि आसानी से समझ में आ जाए। ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल 0 डिग्री। और यहाँ की बात करें तो 23.5 नॉर्थ, ये ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर है। ये हमारा आर्टिक सर्कल 66.5, ये वाला हो गया 23.5 साउथ ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये 66.5 अंटार्कटिका। चलो तो अब क्या करें, तो एशिया की बात हो रही है तो कह रहे हैं एशिया जो है वो ईस्टर्न जो मतलब पूर्वी गोलार्ध में ईस्टर्न पोल में है यहाँ पर। और जो ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा है वो एशिया से होकर के जाती है। ठीक है, साथ ही इसका बात कर रहा है कि वेस्टर्न में, अगर इसकी वेस्ट की बात करें तो एशिया के वेस्ट में जो है आपका यूरोप है यानी वेस्ट, ये वाला हिस्सा। यहाँ पे अगर एशिया है तो यहाँ पे क्या है, वेस्ट में यूरोप है। और इन दोनों को पीछे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये तो एक कोई पर्वत है यूराल पर्वत, इसे बोलते हैं यूराल पर्वत। एग्जाम्पल ले लिया हमने कि ये यूराल पर्वत है। क्या ये यूराल पर्वत यानी यूराल माउंटेन है कोई, जो कि यूरोप और एशिया को अलग करता है। और इसके अगर संयुक्त प्रांत की बात करें यानी कि अगर ये जिसको जोड़ता है उस पूरे एरिया को बोलते हैं यूरोशिया, यूरेशिया बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, सीबीएसई सीटेट क्वेश्चन में ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि बताइए सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो एशिया है। और यूरोप और एशिया को कौन अलग करता है, तो वो करता है यूराल पर्वत। यूरोप और एशिया को जोड़ता है, जिस जगह पे जोड़ा जाता है उसको क्या नाम दिया गया, तो उसको नाम दिया गया है यूरेशिया। राइट, आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगला कॉन्टिनेंट है यूरोप। यूरोप की बात करें तो यूरोप जो है एशिया से तो बहुत छोटा है, लेकिन ये महाद्वीप जो है एशिया के पश्चिम में स्थित है। और आर्टिक सर्कल की बात करें तो यहाँ से होकर गुजरता है। तो ये अभी बताया मैंने एशिया के वेस्ट में है। और जो आर्टिक सर्कल यानी 66.5 ये वाला, ये कहां से जाता है, यूरोप से ही होकर के जाता है। अगला है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो हमारा अफ्रीका है। यहाँ देखिए ये रहा अफ्रीका, यानी एशिया की बात करें तो एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो है वो अफ्रीका है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट इतना बड़ा है, मतलब इस तरीके से कि ये आपका साउथर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर नॉर्थ और पोल में दोनों में मतलब दोनों में आता है, दोनों हेमिस्फीयर में आता है, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। और जो तीनों हमारी जो लाइन है, जैसे हम बात करें इक्वेटर 0 डिग्री, ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, ये तीनों ही रेखाएं इस कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है। विश्व का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, हॉट डेजर्ट सहारा, वो भी अफ्रीका में ही है, अफ्रीका में स्थित है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो महाद्वीप है ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ये देखिए यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है। चारों तरफ से क्या है कि पानी से घिरा हुआ है। ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, इक्वेटर, तीनों यहीं से होकर जा रही है। वर्ल्ड विश्व का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट सहारा डेजर्ट वो भी अफ्रीका के अंदर ही है। और विश्व की सबसे लंबी नदी, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछते हैं ये, विश्व की सबसे लंबी नदी यानी लॉन्गेस्ट रिवर की बात होती है तो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, नाइल रिवर है, वो भी अफ्रीका में ही है। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर नाइल रिवर, वो भी अफ्रीका में। अगला है हमारा
नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वो साथ साथ ही है। ये रहा हमारा, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो विश्व का तीसरा बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो नॉर्थ अमेरिका है। पहले नंबर पे कौन आया? एशिया, दूसरे पे अफ्रीका और तीसरे पे कौन सा आ गया? नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और ये इसकी जो साउथ की बात करें तो साउथ में इसके साउथ अमेरिका है। और ये दोनों जो है एक स्थल संधि, यानी कि देख रहे हैं यहाँ पे आकर के कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं। 1 सेकेंड, देखिए नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका यहाँ आगे कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं आपस में। तो ये जो जुड़ रहे हैं ना, इसको बोलते हैं इस्थुमास ऑफ पनामा। यानी किस संधि से जुड़ रहे हैं? इस्थुमास ऑफ पनामा से जुड़ रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसा भी मैंने बताया कि यूरोप और एशिया को जोड़ने वाले पर्वत का नाम यूराल पर्वत है और इसको क्या बोलते हैं? यूरेशिया। ऐसे ही नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को एक सक्रिय जल के रूप में जुड़ता है और इसको बोलते हैं इस्थुमास ऑफ पनामा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला है हमारा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जस्ट नॉर्थ अमेरिका के नीचे ही है, ये आपको दिख रहा होगा। साउथ अमेरिका की बात करें तो विश्व में सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है एंडीज, वो साउथ अमेरिका में ही है। यानी लॉन्गेस्ट जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो माउंटेन रेंज है वो साउथ अमेरिका में ही है, साउथ अमेरिका में। और वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट नहीं, लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर, विश्व की सबसे बड़ी, लंबी नहीं, बड़ी नदी अमेज़न रिवर, वो भी साउथ अमेरिका के अंदर ही है। अगर क्वेश्चन पूछता सीटेट में लॉन्गेस्ट रिवर, तो लॉन्गेस्ट रिवर नाइल रिवर है, नील नदी है, वो अफ्रीका में है। और लार्जेस्ट रिवर की बात करता है, बड़ी नदी की बात करता है, तो बड़ी क्या है? लार्जेस्ट रिवर वो है आपकी अमेज़न रिवर, वो है साउथ अमेरिका के अंदर। और इस अमेज़न रिवर में ही मतलब बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हो गए या फिर एनाकोंडा टाइप के बड़े बड़े जो मतलब जानवर हैं वो यहीं पाए जाते हैं। साउथ अमेरिका के बाद उसके बाद हमारा आता है ऑस्ट्रेलिया। नाउ ये रहा हमारा ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया को देखोगे तो ये सबसे छोटा, यानी कि सातों महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो हमारा क्या है? ऑस्ट्रेलिया ही है। यानी सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि इसको जो है ना आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। आइलैंड कॉन्टिनेंट मतलब द्वीपों का द्वीप, इसमें बहुत सारे आइलैंड है, इसलिए इसे आइलैंड ऑफ द्वीप भी बोलते हैं। ठीक है ना। सबसे बड़ी बात है कि ये साउथर्न हेमिस्फीयर में है, यानी कि आप यहाँ देखोगे तो ये इक्वेटर 0 डिग्री यहाँ पे है, साउथर्न हेमिस्फीयर यानी कि नीचे की तरफ है ये ऑस्ट्रेलिया। अब ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, तो इसमें एक मोस्ट बेस्ट क्वेश्चन क्या बनता है? आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए कि जब क्रिसमस कब आता है? क्रिसमस आता है 25 दिसंबर। ये तो आपको बताइए 25 दिसंबर को क्या होता है? क्रिसमस होता है। तो जब 25 दिसंबर में क्रिसमस होता है तो हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, इस समय इंडिया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, तो इंडिया में तो क्या होती है? ठंड होती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इस समय समर चल रहा होता है, गर्मी चल रही होती है। यानी कि जिस समय इंडिया में क्रिसमस सर्दियों में मनाया जा रहा है, वहीं ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस क्या होता है? गर्मियों में मनाया जाता है, क्योंकि वहां पे गर्मी हो रही होती है। राइट, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला है हमारा अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल हमारा यहाँ पे है और यहाँ पे एक तरीके से ये पूरा साउथर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में, नॉर्थ साउथर्न पोल में है। और यहाँ बहुत मोटी मोटी बर्फ जमी पड़ी है और इस वजह से वहाँ पे जीवन यानी कि लाइफ तो संभव है नहीं। लेकिन हाँ, इधर जो है अंटार्कटिक हमारा जो महाद्वीप है, इसमें रिसर्च सेंटर बने हुए और इंडिया का भी रिसर्च सेंटर है। और इंडिया के रिसर्च सेंटर का नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भाई जो आपका अंटार्कटिका सर्कल है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, उसमें लाइफ है या नहीं है? तो नहीं है। वहां पे क्या है? रिसर्च सेंटर है। किस? इंडिया का भी है। इंडिया कौन सा? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला हमारा है, इसे रब कर देते हैं। अगला हम बात करेंगे अपने हाइड्रोस्फीयर की। लिथोस्फीयर आपका कंप्लीट हो गया। इसे मिटाई दे सभी अच्छे से। हाइड्रोस्फीयर
यानी कि जलमंडल। और जलमंडल की बात करें तो जलमंडल में हम महासागर की बात करते हैं। जैसा भी हमने बताया महाद्वीप हमारे 7 हैं, 7 महाद्वीप पढ़ाया भी आपको। 7 महाद्वीपों में हमारा एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये हमारे 7 महाद्वीप थे। ऐसे महासागर है हमारे, महासागर हमारे 7 नहीं है, महासागर हमारे 5 हैं। और इन 5 महाद्वीप महासागरों में हमारा जो आता है वो आता है पैसिफिक, पैसिफिक ओशियन। सेकेंड है हमारा अटलांटिक, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन। नेक्स्ट है हमारा साउथर्न ओशियन और उसके बाद है आर्कटिक ओशियन। 5 ओशियन है हमारे। और ये 5 महासागर जो है हमारे, अब बड़े छोटे के हिसाब से हम करेंगे। जैसा भी मैंने आपको बताया था, सबसे बड़ा महाद्वीप था हमारा एशिया, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा अफ्रीका था, तीसरा बड़ा महाद्वीप हमारा था नॉर्थ अमेरिका और सबसे छोटा हमारा था आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऐसे महासागरों की बात करते हैं। महासागरों की बात करें तो महासागरों में सबसे बड़ा महासागर जो है हमारा सबसे बड़ा महासागर है आपका पैसिफिक, यानी कि प्रशांत महासागर। इसको बोलते हैं प्रशांत महासागर। और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को भी अटलांटिक महासागर ही बोलते हैं भी, ठीक है ना। पहले नंबर पे क्या है पैसिफिक ओशियन और दूसरे नंबर पे क्या है अटलांटिक महासागर। चलिए अटलांटिक महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर के बाद सबसे बड़ा महासागर में देख लिया कि प्रशांत महासागर है हमारा पैसिफिक महासागर। और मैंने आपको एक बात भी बताई थी कि जो सबसे गहरा डेच कहां पर है, पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर में ही है, जिसको मेरीना डेच बोलते हैं। सीबीएसई सीटेट में या फिर दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यही पूछता है कि सबसे गहरा डेच कौन सा है, तो वो मेरीना डेच है और वो कहां पर है, पैसिफिक ओशियन में है। और पैसिफिक ओशियंस की बात करें तो इसकी जो गहराई थी वो 11,022 किलोमीटर थी इस मेरीना डेच की। ठीक है, इसका एक मिनट देख लेते हैं, दूसरा थोड़ा सा और कुछ मिल जाए इसका प्रशांत महासागर। ठीक है, वैसे चारों तरफ से प्रशांत महासागर हमारा घेरा होता है पृथ्वी को। चलिए तो हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर की बात करते हैं। दूसरा बड़ा महासागर है हमारा अटलांटिक महासागर। और इसकी शेप बात करें अटलांटिक महासागर की, तो अटलांटिक महासागर की जो शेप है वो एस टाइप की इसकी शेप है। और एस टाइप की शेप में अगर हम बात करें तो इसमें इसके वेस्टर्न जो इसका पूर्वी किनारा है उसमें नॉर्थ और साउथ अमेरिका आता है, और ईस्टर्न में इसके यूरोप और अफ्रीका। यानी इसके वेस्ट की बात करें तो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, और ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में यूरोप और अफ्रीका। ईस्ट में यूरोप और अफ्रीका। कैसे पता लगाएंगे, पता लगाए थे एक बार इस रजिस्टर से मेरा साफ करो तभी समझ में आएगा। चलिए देखिए, यह है हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ये पूरा अटलांटिक ओशियन। अब ये देखिए कैसे बना हुआ है, ये एस की शेप में बना हुआ है, ये एस की शेप में बना हुआ है। अभी इसने क्या बोला कि इसके नॉर्थ और साउथ में क्या है, इसके वेस्ट की तरफ। अब वेस्ट की तरफ ये रहा वेस्ट यही होगा कि यानी नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट ये बनेगा। तो इसके वेस्ट की तरफ देखोगे तो आपके यहाँ दिख रहा है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ठीक है, इसके अटलांटिक ओशियन के। और वही बात करें इसके ईस्ट की, तो ईस्ट में इसके देखिए यूरोप ये रहा और अफ्रीका, राइट। अटलांटिक ओशियन आपको क्लियर हो गया होगा। अटलांटिक ओशियन की शेप कैसी है, एस4 शेप टाइप की है। और इसमें इसके वेस्ट की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, ईस्ट की बात करें तो यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट आते हैं। अगला है हमारा इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन जो हमारा, इसको ये त्रिभुजाकार यानी कि ट्रायंगल टाइप का है हमारा, और ये एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, इंडिया के नाम पर। और इसके नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में एशिया और वेस्ट में इसके अफ्रीका है और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है। इंडियन ओशियन
आ गया। देखिए ये रहा इंडियन ओशियन, और इंडियन ओशियन कैसा है, ये त्रिभुज टाइप का है, मतलब ट्राइंगल टाइप का है। इंडियन ओशियन को अगर आप ध्यान देंगे तो इसके नॉर्थ की बात करो तो एशिया आ रहा है, इसके वेस्ट की बात करोगे तो अफ्रीका, और ईस्ट की बात करोगे तो ऑस्ट्रेलिया। ये रहा ऑस्ट्रेलिया। मैप से ज्यादा अच्छे समझ में आता है। तो नॉर्थ इंडियन ओशियन की शेप कैसी है, ट्राइंगल टाइप की है। ट्राइंगल पे बात करें तो इसके नॉर्थ में एशिया, वेस्ट में अफ्रीका और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया। अगला है हमारा आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन जो है वो पूरी तरीके से नॉर्थ पोल यानी उत्तर ध्रुव में है। आर्कटिक ओशियन ये रहा सबसे टॉप पर, आर्कटिक ओशियन ये पूरी तरीके से हमारा नॉर्थ पोल में स्थित है। और ये कहीं ना कहीं जो है, इसकी बात करें तो ये बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। मतलब अभी से बताए थे, आर्कटिक ओशियन जो है ये पूरी तरीके से नॉर्थ पोल में फैला हुआ है। पैसिफिक ओशियन से ये जो है थोड़ा सा छिछले जल से अलग हुआ हुआ है, इसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। तो ये पैसिफिक ओशियन, देखिए पैसिफिक ओशियन आपका यहाँ भी है, पैसिफिक ओशियन यहाँ भी है। तो क्योंकि हम अगर क्या सर दो जगह पैसिफिक ओशियन कैसे आ गया, हम अर्थ को मानते हैं गोल शेप में, अगर हम इसको ऐसे जोड़ देंगे, पूरा ग्लोब बना देंगे, तो ये वाला हिस्सा इससे आकर के यहाँ मिल जाएगा, तो इसको पैसिफिक ओशियन ही बोलेंगे कहीं ना कहीं। तो ये आर्कटिक ओशियन पैसिफिक ओशियन से एक छिछले जल के रूप में थोड़ा सा अलग हुआ है, और इसको बोलते हैं बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि के नाम से इसको बोलते हैं, और ये अलग हुआ है इससे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको पांचों महाद्वीप। अगला हमारा है एटमॉस्फेयर। चलिए एटमॉस्फेयर को कर लेते हैं, जो हमारा है वायुमंडल। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर है हमारा वायुमंडल। और इस वायुमंडल की बात करें तो इसमें कई लेयर बनी हुई है, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, और एक्सोस्फेयर। ठीक है, चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। तो हमारे वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल की अगर बात करें पृथ्वी की सतह से, यानी अगर हमारा पृथ्वी की सतह है तो यहाँ से लेके ऊपर तक टोटल 1600 किलोमीटर, यानी 1600 किलोमीटर तक क्या है कि वायुमंडल हमारा 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल हमारा फैला हुआ है। और वायुमंडल को हम कई लेयर में बांटते हैं, जैसे ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर को हम बोलते हैं क्षोभमंडल हिंदी में, स्ट्रेटोस्फेयर को बोलते हैं समताप मंडल, मेसोस्फेयर मध्यम मंडल, थर्मोस्फेयर आयन मंडल, और एक्सोस्फेयर ये हमारा था वायुमंडल। एटमॉस्फेयर को इन बात करें तो पांचों लेयर में बांटते हैं, और पांचों लेयर हमारी क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। इंग्लिश में जल्दी याद हो जाएगा वैसे, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर है ना, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो ये हमारा पूरा पूरा ये लेयर है 1600, यानी पृथ्वी की जो तल से लेकर के हम बात करें 1600 किलोमीटर तक की हाइट तक हमारे ये पूरी लेयर बनी हुई है एटमॉस्फेयर में। और एटमॉस्फेयर की बात करें तो ये एटमॉस्फेयर जो है हमारा पूरा वायुमंडल जो है ये गैसों से मिलकर बना हुआ है, और इन गैसों में सबसे ज्यादा मात्रा जो है वो नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, और बाकी 1% की आती है। यानी हम बात करें तो ये पूरी जो है हमारा 99% जो हमारा भाग है ये साफ शुष्क हवा का है। इसमें 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है, और 1%
1% की बात करें तो वो अदर गैसेस की बात करते हैं। तो 21% जो है ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और 1% जो है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन वगैरह, यानी 1% गैसेस वो है। तो इन सभी की बातें करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो हमें ब्रीथिंग यानी सांस लेने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जबकि हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन जो है वो प्राणियों में वृद्धि के लिए जरूरी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड वो पृथ्वी की ऊष्मा को कंट्रोल करती है, यानी पृथ्वी को गर्म रखने में मदद करती है। और साथ ही साथ जो पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, उनमें भी वृद्धि का काम करती है। क्लियर? दोबारा समझ लीजिए, ऑक्सीजन जो है ब्रीथिंग के लिए, यानी सांस, हम जो सांस लेते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन ली हमने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी। तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब अदर गैसेस में टोटल में 1% में आती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधों में वृद्धि के लिए, यानी प्लांट हो गए, ट्रीज वगैरह हो गए, उनकी वृद्धि में जो है वो हेल्प करती है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन क्या है, प्राणियों में वृद्धि का काम करती है। नाइट्रोजन प्राणियों में वृद्धि का काम करती है, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों में वृद्धि का काम करती है। ऑक्सीजन ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने में हमें हेल्प करती है। तो ये हमारा क्या था, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की था। अगला आता है हमारा बायोस्फीयर। चलिए, बायोस्फीयर यानी कि जीव मंडल। अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि हमारा जो लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, ठीक है ना, यानी कि हमारा जीव मंडल में टोटल हमारा जो लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायो, ये सभी प्लस ऑल लिविंग थिंग्स यानी सभी चीजें जो जिंदा हैं, चाहे वो आपका एनिमल किंगडम हो या प्लांट किंगडम हो, वो सभी क्या है, किस में आते हैं, बायोस्फीयर में आते हैं। याद रखिए, बायोस्फीयर से वो पूछ सकता है। और ये आपको मल्टीपल क्वेश्चंस में आपको पूछेगा बायोस्फीयर के बारे में बताओ, तो ऑप्शन दे देगा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और आपका एटमॉस्फेयर प्लस ऑल लिविंग थिंग्स करके दे देगा। लास्ट में ऑप्शन दे देगा ऑल ऑफ दिस। तो जाहिर सी बात है, सारी सभी चीजें इसी में आती है बायोस्फीयर में। तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड प्लस ऑल लिविंग थिंग्स में, चाहे वो एनिमल किंगडम्स हो चाहे प्लांट किंगडम हो, वो सभी किस में आते हैं, बायोस्फीयर में आते हैं। ये हमारा टॉपिक था आज का। ज्योग्राफी की सीरीज हमारी चल रही है सोशल स्टडी में। सीटेट 2022 दिसंबर 2022 हमारा टारगेट है कि भाई आप लोगों का अच्छा हो, बेस्ट हो। हमारा प्रयास है आपकी सफलता, और इस प्रयास में हम लगातार लगे हुए हैं। हमारा टॉपिक आज मैप और मेजर टॉपिक्स ऑफ द अर्थ, दो टॉपिक ज्योग्राफी के हमने कवर करा दिए हैं। सीबीएसई की बात करें, सीटेट जो एग्जाम ले रहा है सीबीएसई, वो कैसे क्वेश्चन पूछता है ये भी हमने बता दिया है। बाकी सीटेट दिसंबर 2022 सोशल स्टडीज की जो सीरीज है, क्वेश्चंस की सीरीज विद आंसर्स, वो हम बहुत जल्द ही लेके आएंगे। ठीक है, आप जुड़े हुए थे स्टडी विद डॉक्टर चौहान सर के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। चलिए और देखिए।